हेलो दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़ों की बीमारी में एक्सरे का बड़ा रोल है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी या लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहला टेस्ट ज़्यादातर जो किया जाता है वो छाती का एक्सरे है। लेकिन इस टेस्ट की वैल्यूज के संबंधित बहुत सारे अवधारणाएं, मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारी फैलेसीज है, बहुत सारी गलतियां हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि ओवरऑल आपको समझ में आ पाए कि एक्सरे की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको ये एक्सरे गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे ताकि ओवरऑल लंग्स की बीमारी यानी फेफड़ों की बीमारी में एक्सरे की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आप समझ पाएं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैलेसी ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि नॉर्मल एक्सरे होने से लंग्स की बीमारियां रूल आउट हो जाती है। बहुत सारी तरह की लंग्स की बीमारियां, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कैंसर हो, बहुत सारी केसेस में बीमारी अगर अर्ली स्टेज में है तो वो एक्सरे में मिस हो जाती है। एक्सरे की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम है अर्ली स्टेज की बीमारी में। एक्सरे ज़्यादातर बीमारी को तभी डिटेक्ट कर पाता है जब बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है। जैसे कैंसर है, कैंसर जब ट्रीटेबल स्टेज में होता है या फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में होता है तब वो एक्सरे में अक्सर पिकअप हो ही नहीं पाता, और जब तक वो पिकअप हो पाता है एक्सरे में तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और ट्रीटमेंट की गुंजाइश खत्म हो चुकी होती है। तो एक्सरे अर्ली स्टेज में बीमारी को पिकअप नहीं करता और नॉर्मल एक्सरे लंग्स की बीमारी को रूल आउट कर दे, ये सोचना गलत है। बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है कि लंग्स की बहुत सीरियस बीमारी भी हो और एक्सरे पूरी तरह से नॉर्मल आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप ये सोचते हैं कि एक्सरे अकेले में सब बता देगा और एक्सरे अगर हो गया तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सोचना गलत है। कई बार बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जैसे निमोनिया है, पल्मोनरी एडिमा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ये सारी बीमारियों में एक तरह की फाइंडिंग्स दिख सकती है जिसके बेसिस पे एक्सरे में आप कुछ भी नहीं बता सकते कि पेशेंट को प्रॉब्लम है या नहीं। लंग्स में अगर कोई गठान दिख रही है वो तो ट्यूमर की है या कैंसर की है या और प्रारंभ से हो रही है, ये सारी चीजें आपको एक्सरे में नहीं पता चलेगी। तो फाइनली आपको ऐसे केस में सीटी स्कैन करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज या केसेस हैं जहाँ एक्सरे पूरी तरह से गलत हो सकता है, ये चीज को समझना जरूरी है। एक्सरे अपने आप में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, अगर आप ये सोचते हैं तो गलत। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि अर्ली स्टेज की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए एक्सरे की सेंसिटिविटी अच्छी है, बिल्कुल गलत है। अर्ली स्टेज में ज्यादातर बीमारियां एक्सरे पर मिस हो जाती हैं, चाहे वो निमोनिया हो, लंग्स में पानी भरना हो, लंग्स में हवा भरना हो, चाहे कैंसर हो या ARDS हो या हार्ट फेलियर हो। बहुत सारी बीमारियां हैं जो लंग्स रिलेटेड हैं। ज्यादातर बीमारियां एक्सरे को अर्ली स्टेज में अगर किया जाए तो मिस हो जाएंगी। सीटी स्कैन कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाता है, लेकिन एक्सरे ज्यादातर अर्ली स्टेज की बीमारियों को मिस कर देता है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि छाती का एक्सरे करने से जितनी बीमारी एक्सरे में दिख रही है पेशेंट की सीवियरिटी बीमारी की उतनी है, उसका मृत्यु दर वैसा ही है, ऐसा सोचना भी गलत है। कई बार बहुत ज्यादा पेशेंट का ऑक्सीजन कम होने के बावजूद भी एक्सरे ठीक ठाक दिखता है, जैसे एम्बोलिज्म वगैरह के पेशेंट में होता है या अर्ली ARDS के पेशेंट में दिखता है, जहाँ एक्सरे आपको लगभग ठीक ठाक दिखेगा लेकिन पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल उल्टा कि चेस्ट एक्सरे आपको बहुत खराब दिखता है और पेशेंट कई बार वायरल निमोनिया वगैरह के पेशेंट्स में हालत बहुत बुरी ना हो, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बीमारी कितनी सीवियर है और मृत्यु दर कितना है इसको बहुत अच्छा कोरिलेट नहीं करता है एक्सरे। बहुत ज्यादा केस में गलतियां होने का अंदेशा है, इसलिए एक्सरे बीमारी की सीवियरिटी को प्रोडिक्ट उतना अच्छे से नहीं कर पाता है। सीटी स्कैन इस मामले में ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि अगर किसी को लंग्स की कोई भी बीमारी है, कोई भी लक्षण है, उसके सारे कारणों को एक्सरे में पता चल सकता है, तो वो भी गलत है। बहुत सारे केस में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, चाहे एस्थमा के हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के हो, इस केसेस में बीमारी लंग्स के अंदर ही है लेकिन एक्सरे पूरी तरह से नॉर्मल आ जाता है। तो वैसे केस में आपको सीटी स्कैन, स्पायरोमेट्री, इकोकार्डियोग्राफी, दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे अगर सीरियस बीमारी भी हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो तो लक्षणों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाना एक्सरे द्वारा कई बार गलत भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सरे हार्ट की और लंग्स की बीमारी में डिफरेंशिएट करने में अच्छी खासी मदद करेगा तो ये भी गलत है। बहुत सारे केस में आपको एक्सरे पिक्चर हार्ट फेलियर और लंग्स फेलियर में लगभग एक जैसा दिखेगा। दोनों में लंग्स की फील्ड काफी हद तक वाइड दिखेगी, चाहे ARDS हो यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो या हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो, दोनों में एक्सरे का पिक्चर काफी हद तक सिमिलर दिखता है। जहाँ पे इको और NT-proBNP और बाकी टेस्ट का प्रयोग करके, हिस्ट्री का प्रयोग करके आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या लंग्स फेलियर है, लेकिन डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर पाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक्सरे अक्सर गच्चा खा जाता है। इसके अलावा अगर लंग्स के अंदर हवा भरने की या पानी भरने की प्रॉब्लम है, जिसे प्लूरल इफ्यूजन और हवा भरने वाली प्रॉब्लम को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस में जहां खासकर पानी या हवा लंग्स के पीछे की तरफ अगर भरी हुई हो, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग्स में हो, तो वो पूरी तरह से एक्सरे में मिस हो जाती है। यहाँ पर छाती का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की ज्यादा प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है छोटे साइज के पानी या हवा भरने वाले केसेस में आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर किसी ट्यूमर या गठान के आपको साइज मेजर करनी हो तो वहां पे भी एक्सरे अक्सर गलती करता है ट्यूमर का। अगर आप साइज मेंशन कर रहे हो, क्योंकि ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बेस पर ट्रीटमेंट अक्सर डिफाइन या डायग्नोज किया जाता है या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाती है, तो ये साइज मेजरमेंट में भी अक्सर ये गलती करता है। इवन बहुत एक्सपीरियंस हाथों में भी एक्सरे में कई बार बहुत छोटी छोटी फाइंडिंग्स जैसे फाइब्रोसिस है, गठान है, ट्यूमर है, कई बार वो मिस हो जाती है, इसलिए एक्सरे कई बार गलत होता है। इवन बहुत एक्सपीरियंस, सालों से एक्सरे देखने वाले एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट या लंग स्पेशलिस्ट या इस तरह के डिजीज स्पेशलिस्ट के पास भी गलतियां होने का अंदेशा काफ़ी है, इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना अक्सर ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम फॉलोअप की बात करें तो मान लीजिए पेशेंट को आज लंग्स की प्रॉब्लम है और उसको हमने ठीक कर दिया, फिर हम देखना चाहते हैं कि बीमारी पूरी तरह ठीक हुई है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम्स लंग्स का जो डैमेज हुआ, आप देखना चाह रहे हो कि डैमेज हुआ था कि नहीं हुआ था, तो आपको फाइनली सीटी स्कैन नहीं करना पड़ेगा। एक्सरे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बता पाएगा। एक्सरे पूरा नॉर्मल होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि लंग्स में बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हो, सीटी स्कैन का पिक्चर बिल्कुल ही अलग है, ऐसा हो सकता है। तो फॉलोअप के लिए या ये रीचेक करने के लिए भी कि पेशेंट की कंडीशन ठीक है कि नहीं, सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस मामले भी अक्सर एक्सरे गड़बड़ कर देता है। इनफैक्ट कई बार एक थेरेप्यूटिक लैग भी होता है एक्सरे में कि जैसे हार्ट फेलियर का आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन एक्सरे में पानी जो दिख रहा है वो क्लियर होने में कई बार 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो पेशेंट ठीक हो गया लेकिन एक्सरे में वो धब्बा अभी भी दिख रहा है, ऐसा काफ़ी केस में भी हो जाता है। तो एक्सरे की फाइंडिंग्स को चेंज होने में भी कई बार टाइम लगता है। पेशेंट बाकी थेरेपी से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, आपको दूसरे मोडालिटी से जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन एक्सरे कई बार वैसा का वैसा भी दिख सकता है कई दिनों के बाद भी। तो एक कई बार ये भी रहता है कि एक्सरे में आपको एग्जैक्ट पिक्चर अभी का क्या है और आज के डेट में आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी है, अभी ट्रीटमेंट और अग्रेसिव करना है कि नहीं करना है, स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो पता नहीं चलेगा। इसके अलावा एक और फैलेसी ये है कि काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि जो पोर्टेबल एक्सरे बेड साइड किए जाते हैं, कई बार वो स्टैंडर्ड एक्सरे जितना ही अच्छा आपको इमेज देंगे, पर ऐसा नहीं है। कई बार बेड साइड किए जाने वाले एक्सरे में पेशेंट की पोजीशनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, पेशेंट की कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टैंडिंग बड़ी मशीन में एक्सरे किया जाता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोर्टेबल एक्सरे। पोर्टेबल एक्सरे में गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा है। हालांकि वो बेड साइड करने में कंफर्टेबल ज़्यादा होता है, पेशेंट को कन्वीनियंट होता है कि कहीं जाना नहीं पड़ता, वहीं बेड पे बैठे बैठे एक्सरे हो जाता है, लेकिन गलतियां होने का चांस उसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बेड साइड किया हुआ एक्सरे और खड़े होकर या जो मशीन बड़ी वाली होती है उसमें जो एक्सरे किया गया उसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो ये गलत है। जब स्टैंडिंग पोजीशन में या स्टैंडर्ड पोजीशन में बड़ी मशीन द्वारा एक्सरे किया जाता है उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू पोर्टेबल एक्सरे। दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा जा सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्यों एक्सरे सिंगल हैंडेडली सारी बीमारियां नहीं बता सकता और कहाँ उसकी लिमिटेशंस है, कहाँ कहाँ वो गलतियां कर सकता है और कहाँ उसकी एक्यूरेसी कम है, ये सब चीज़ों पर हमने बात करी। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि कई बार सामने एक्सरे होने के बावजूद भी डॉक्टर्स को क्यों अक्सर सीटी स्कैन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि एक्सरे में कई बार गलतियाँ हो जाती है। वो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अच्छा है कि सबसे पहला टेस्ट आपको करना है जो आपको बेसिक आइडिया दे देगा कि बीमारी क्या है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ एडवांस डायग्नोसिस की ज़रूरत है या एक्यूरेट डायग्नोसिस की ज़रूरत है, वहाँ वो गलतियाँ अक्सर कर जाता है। ये चीज़ आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। इसके अलावा लंग्स के लिए और कौन कौन सी जांचें की जाती है इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।